अभी हम ज्योग्राफी का क्लास 6 कर रहे हैं, जिसमें अभी चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इस वीडियो में चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों करेंगे। हो सकता है थोड़ा लंबा हो वीडियो, पर ठीक है, दोनों कवर हो जाएगा। चैप्टर 4 इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत छोटा है, मतलब मैप पे इसमें पढ़ना है, और चैप्टर 5 बहुत लंबा चैप्टर है इस बुक का, क्लास 6 का। तो हम दोनों कवर कर लेंगे एक वीडियो में। तो इस करेंगे चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो चैप्टर 4 पहले देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है मैप। मैप सबको पता है क्या होता है, ठीक है। मैप 3 तरीके का होता है: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। ठीक। फिजिकल मैप वो होता है जिसमें, जैसे इंडिया है, उसमें उसका फिजिकल को शो करते हैं। फिजिकल मतलब हो गया जैसे माउंटेन है यहाँ पे, रिवर हो, प्लेट्यू हो, या ये सब उसमें फिजिकल फीचर दिखाते हैं किसी भी चीज़ का मैप में, फिजिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसका पॉलिटिकल क्या है, जैसे उसमें स्टेट, यूनियन टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन से उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप एक कोई थीम होता है जिसमें क्या हो, कोई थीम हो। थीम मतलब रोड हो गया, कोई मार्केट इस्टेब्लिश करना है, इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रीज, इसमें ये कोई थीम है, उस मैप में उस थीम को दिखाते हैं। फिजिकल समझ में आ गया, जैसे माउंटेन, रिवर, फिजिकल फीचर दिखाते हैं। पॉलिटिकल में स्टेट या यूनियन टेरिटरी दिखाते हैं, बाउंड्री, किसी भी स्टेट का दूसरे स्टेट से बाउंड्री, ये सब हो गया। या एक कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ बाउंड्री, या जो भी होगा ये होगा पॉलिटिकल मैप। और ये फिजिकल और थीमेटिक मैप, 3 तरीके का मैप समझ में आ गया। मैप होता है आउटलाइन, कोई भी फीचर का आउटलाइन जो हम पेन से या पेंसिल से पेज पे दिखाते हैं, इसे कहते हैं मैप। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप क्या होता है। ये समझ में आ गया। कंपोनेंट ऑफ मैप क्या होता है? मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप: डिस्टेंस, डायरेक्शन, और एक होता है सिंबल। डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल स्केल मैप, ये 3 तरीके का समझ में आ गया। अब डिस्टेंस देखो, पहले डिस्टेंस के बारे में बताते हैं। डिस्टेंस 2 तरीके का होता है डिस्टेंस मैप। एक होता है स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल में क्या होता है ना, और लार्ज स्केल, यानी बहुत जगह बड़ा अगर डिस्टेंस हो, मान लो 500 किलोमीटर, ये ध्यान से देखना, थोड़ा उल्टा हो जाता है। बहुत बड़ा डिस्टेंस कंसीडर करना है हमें। 500 किलोमीटर का रोड है, अगर हम उस रोड को दिखाना है तो हम उसे 5 सेंटीमीटर में दिखाएंगे, यानी कि बड़ा को छोटे, बहुत छोटे में दिखाएंगे। तो इसीलिए इसे स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। कन्फ्यूजन होता है लोगों को, स्मॉल क्यों दिखाते हैं। स्मॉल मतलब बहुत बड़ा जगह को कंसिडर करते हैं छोटे जगह में, मतलब 5-5 सेंटीमीटर दिखा देंगे, तो ये होता है स्मॉल स्केल मैप। लेकिन ध्यान से देखना। फिर होता है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप होता है छोटे जगह को, जैसे कि 500 मीटर ले लेते हैं। 500 मीटर तो 500 किलोमीटर के कंपैरिजन में कम हुआ ना। 500 मीटर को हम 5 सेंटीमीटर में दिखा देंगे, तो ये क्या हो गया, लार्ज स्केल मैप। ठीक। तो ये होता है स्मॉल स्केल मैप, क्योंकि बड़ा सा क्षेत्र को, बड़ा जगह को स्मॉल में दिखा देते हैं, स्मॉल स्केल मैप। इसमें क्या होता है, छोटा जगह को ही उतने में ही दिखाते हैं, तो ये होता है लार्ज स्केल मैप। मतलब दोनों को बराबर ही कंसिडर किए, और ये कम जगह के लिए और ये ज़्यादा जगह के लिए। तो ये हो गया स्मॉल स्केल मैप, ये हो गया लार्ज स्केल मैप। ठीक है, याद करने के लिए अपना समझ लेना, स्मॉल के लिए लार्ज स्केल, ठीक, ऐसे याद रखना। और इसका उल्टा हो जाएगा लार्ज स्केल मैप। कभी वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं 7 क्लास 6 क्लास के एग्ज़ाम में। तो ये हो गया डिस्टेंस के आधार पर मैप कैसे होता है। ये थोड़ा बोरिंग होगा चैप्टर, पर क्या कर सकते हैं, अब दिया हुआ है एनसीटी में, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब होता है डायरेक्शन। डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन में कुछ नहीं है, सबको पता है
जब भी डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले ये चीज़ जरूर नोट डाउन करना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। ये हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट के बगल में बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट साउथ के बगल में है तो वेस्ट साउथ, और ये ईस्ट साउथ, ठीक। ये होता है डायरेक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। ये सब जो पॉइंट है ना, इसे कभी कभी लिखा रहे कार्डिनल पॉइंट, एग्जाम में स्कूल वाले एग्जाम में पूछ लेते हैं, या कभी वैसे भी जरूरत पड़ता है तो इसे क्या कहते हैं, ये सब पॉइंट को, सारे पॉइंट को कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट, ठीक। ठीक है, ओके। जो तुम्हारे मेन एनसीईआरटी में है ना वो मैं बस कवर कर रही हूँ, और फिर बुक पढ़ने का अगर एक बार रीड कर लो तो सब समझ में आ जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। इसे तुम वीडियो 5-10 मिनट 15 मिनट स्पीड करके देख लो अपना तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कार्डिनल पॉइंट, ये प्लेन को बोलते हैं कार्डिनल प्लेन, और ये डायरेक्शन के हिसाब से मैप का कंपोनेंट है। पहले डिस्टेंस था, ये डायरेक्शन, और एक और होता है, एक होता है सिंबल। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, सिंबल। सिंबल में क्या होता है, कन्वेंशनल सिंबल। कभी कभी हम दिखाते हैं ना, जैसे रोड को ऐसे दिखा दिए, रिवर को ऐसे दिखा दिए, अगर कोई ग्रीनिश है तो ऐसे करके दिखा देते हैं घास को। तो ये सब लोग एक्सेप्ट किए हुए हैं दुनिया में कि मैप को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। बाउंड्री को दिखा देते हैं ऐसे कभी, तो ये सब होता है। रेलवे लाइन को दिखा देते हैं, जैसे ये रोड मान लो, ये मान लो रेलवे लाइन, रेलवेज, रिवर, ये कन्वेंशनल सिंबल है। ये मान लो ग्रीनरीज है, मतलब ट्री उरी जो भी हो मैप में दिखाना हो तो ये दिखा सकते हैं। तो ये हो गया, खत्म हो गया क्लास 7, ये क्लास 6 का चैप्टर 4। क्लास 6 याद रखना, क्लास 7 में बोल रही हूँ बीच बीच में, क्लास 6। तो ये क्लास 6 चैप्टर 4 खत्म हो गया यहीं तक। कुछ इसमें डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप कमेंट। अब आते हैं हम, जो थोड़ा लंबा चैप्टर है पर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, चैप्टर 5। इसका नाम क्या है, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ, ठीक है। तो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ मतलब इसका अर्थ का जो रहने वाला जगह है, मतलब मेन क्या बेस है, अर्थ का बेस क्या है जिस पे लाइफ डिपेंड कर रहा है, जिसके वजह से लाइफ है, वो मेन चीज़ क्या है, इसे बोलते हैं डोमेन ऑफ अर्थ। डोमेन क्या है इसका, जैसे किसी भी इंसान का डोमेन क्या होता है, खाना, पानी, एयर, उसी तरह अर्थ में ऐसा क्या चीज़ है जिससे इंसान यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो वैसे तो बहुत कुछ है, पर ये बुक में या सब लोग मिलकर के 3-4 चीज़ को डिवाइड किए हुए हैं। तो पहले होते हैं जैसे देखो, सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन, मतलब यहाँ पहाड़, नदी, माउंटेन, प्लेट्यू, मतलब पठार, बहुत कुछ है, ये कॉम्प्लेक्स जोन है, ठीक। इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मीट्स, मेन कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट मीट्स। ये अर्थ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है, अगर हम अर्थ को एक अलग तरीके से देखें तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें बहुत मतलब
तीन मेन जो कंपोनेंट होता है ना वो मीट करता है तभी यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो वो तीन कंपोनेंट कौन कौन सा है? पहला होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, फिर दूसरा हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा एटमॉस्फेयर। हम लोग अपना स्टडी करने के लिए पृथ्वी पर ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करता है इसलिए हम इसे कंपोनेंट में बांटे हुए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। ये सब स्टडी करने के लिए भगवान बना के नहीं भेजे, हम लोग ही बनाए हैं इसे। और एक चौथा और होता है, तीन मेन कंपोनेंट है पर तीनों जहाँ मीट करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक, अब एक एक करके इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब लिथोस्फीयर क्या होता है? इसमें होता है थीन लेयर ऑफ सॉइल, अर्थ के जमीन, लिथो मतलब होता है जमीन, लिथ। तो पहले क्या है? थीन लेयर, सबसे ऊपर में पृथ्वी के क्या है? मिट्टी है, फिर उसके अंदर क्या है? रॉक है, तो इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। थीन लेयर ऑफ सॉइल प्लस रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट मतलब सॉइल, और जहाँ तक रॉक होगा ना पृथ्वी के अंदर, ये सब मिलके क्या होगा? ये फर्क नहीं पड़ता है क्रस्ट है या मेंटल है, जो भी है, जहाँ तक सॉइल और रॉक मिलेगा ये क्या बन जाएगा? लिथोस्फीयर। इसे और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर है एक। तो बस इतना समझो, सॉइल और रॉक जितना सॉलिड पोर्शन होता है ना उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, ऐसे ही बोल सकते हो, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सिंपल, जहाँ तक सॉलिड है अर्थ का वो लिथोस्फीयर है, बात खत्म। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है? हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर में एक और चीज आती है, जैसे कि अर्थ सरफेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अर्थ सरफेस दो पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट और ओशियन। मतलब दोनों में ही सरफेस होता है। कॉन्टिनेंट तो सरफेस है ही, पर जो समुद्र है, पानी है, जो भी पानी है उसके नीचे में भी तो कुछ ना कुछ सरफेस होगा ना। तो ये दोनों ही किसका पार्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा लिथोस्फीयर का पार्ट। ठीक, और जितना भी कुछ हम लोग मेजर करते हैं तो वो हम लोग सी लेवल से करते हैं, क्योंकि सी लेवल पूरे कंट्री में, पूरे दुनिया में बराबर होता है। तो हम लोग अगर हाइट देखते हैं कि माउंटेन का हाइट कितना है, इसका एवरेस्ट का, तो वो हाइट है 8,848। तो ये कहाँ से मेजर करते हैं? वो सी लेवल से करते हैं, क्योंकि सी लेवल हर जगह पे बराबर होता है। पानी अगर थोड़ा कम भी हुआ तो फिर लेबल कर देता है, क्योंकि वो फ्लो करता है ना। तो सी लेवल से करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हो, elevation of land measure from sea level। तो इसे सी लेवल से मेजर करते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8,848 मीटर। याद रखना है, मीटर किलोमीटर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
और सबसे डीप, सबसे हाइट क्या है? माउंट एवरेस्ट। और सबसे डीप कौन सा है? मरियाना ट्रांच। मरियाना ट्रेंच। इसका हाइट कितना है? 11,022 मीटर। इसका हाइट नहीं, मतलब इसका डेप्थ 11,022 मीटर। ये मरियाना ट्रांच जो पृथ्वी के सबसे ऊंचा ये है और सबसे डीप ये है। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? तो पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक, जैसे कि एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। 3 और अंटार्कटिका। फिर क्या होगा? यूरोप, मतलब अंटार्कटिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। यूरोप, और फिर सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसे मैप में ड्रॉ करना, कॉपी में मैप बना के हल्का सा रफ मैप, और उसमें ये ड्रॉ करना। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, अफ्रीका। मैप में करने से ना बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका सबसे नीचे में, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एकदम ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, फिर यूरोप, उससे थोड़ा बड़ा यूरोप है, फिर अंटार्कटिका। ये कॉन्टिनेंट है। एक चीज और है, ये मान लो हमारा अर्थ है, तो ग्रेटर पार्ट ऑफ जो लैंड है ना वो नॉर्थ में है। कहाँ पे है? नॉर्थ में। जो ये सब ना तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है ना कुछ कम है। जितना एनसीईआरटी में कवर किया हुआ ना सारे यहाँ कवर करेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है कहानी वहानी से हट के जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो तुम्हारे यहाँ कवर हो जाए। तो ये ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मतलब जमीन वाला पार्ट। दो चीज होता है ना, एक ओशियन होता है, एक लैंड होता है। तो जो लैंड का जो ग्रेटर पार्ट है वो कहाँ है? नॉर्थ में। तो ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, ये सब सारा इंपॉर्टेंट, कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले से कुछ चीज इग्नोर करके यहाँ डाला गया है ताकि तुम्हें इजी हो। अब हम लोग एक एक करके कॉन्टिनेंट के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या क्लास एग्जाम हो, सब के लिए जो आगे कर रहे हैं ना, वैसे सारा इंपॉर्टेंट है। अभी जो कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, इसके बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, एशिया में क्या है? ये लार्जेस्ट है। पहला क्या है? लार्जेस्ट, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड है, 1/3 ऑफ लैंड ऑफ वर्ल्ड। दूसरा बात क्या है? कैसे सेपरेट, एशिया को सेपरेट कैसे करते हैं? सेपरेट फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन। मतलब ये मान लो यूरोप है, ये एशिया है, यहाँ इसको सेपरेट कौन करता है? ये यूराल माउंटेन। ठीक, ये ऐसे सेपरेट होता है यूराल माउंटेन से। और ये तीसरा बात ये है,
ये जो थोड़ा सा पार्ट बन जाता है ना दोनों के बीच का, इसे बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। कुछ कंट्री इसमें है, उसके नाम आप बताना कमेंट में। यूरोप और एशिया के बीच में एक जगह को यूरेशिया बोलते हैं। कौन कौन से कंट्री यूरेशिया में आते हैं आप ये बताना। तो ये एशिया के बारे में है। लार्जेस्ट है, 1/3 ऑफ द जितना वर्ल्ड लैंड है, जितना लैंड है पृथ्वी के ऊपर, उसका 1/3 एशिया कैप्चर करता है। दूसरा है, हम कहाँ रहते हैं आप बताना। सेपरेट फ्रॉम द यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन से यूरोप और एशिया सेपरेट होता है, और जो सेपरेट वाला पार्ट है, कुछ तो पार्ट होगा ना, उसे यूरेशिया कहते हैं। तो ये एशिया के बारे में हो गया मेन बात। अब यूरोप के बारे में बात करते हैं। यूरोप में क्या है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। अभी बताते हैं क्या होता है ये। और दूसरा बात यह है, बाउंडेड बाय वाटर बॉडी 3 साइड। इसका 3 साइड पानी फैला हुआ है। मतलब यूरोप के बारे में 2 बात याद रखना है। आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, ये था ना, हमने पहले पढ़ा था। ये इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री जो फ्रीज होता है, उसके बाद से फ्रीज जोन आ जाता है। तो ये आर्कटिक सर्कल ना यूरोप से पास करता है। आर्कटिक सर्कल कहाँ से पास करता है? यूरोप से। यूरोप से पास करता है मतलब कि बहुत ठंडा जगह होगा यूरोप में। ठीक, आर्कटिक सर्कल मतलब ठंडा। जैसे इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को पास करता है, उसके बाद ऊपर में 66.5 एंड नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। एंटार्क्टिक मत याद रखना, आर्कटिक ऊपर में नॉर्थ में। तो ये आर्कटिक सर्कल किसको पास करता है? पास थ्रू यूरोप। बस एंटार्क्टिक लिखा रहे, नहीं आर्कटिक। एंट नहीं, एंट वाली नहीं। अब थर्ड हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ बात याद रखना है, जैसे कि जो ये नॉर्थ अमेरिका है, कनेक्ट विथ साउथ अमेरिका। मैप में देखना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कैसे है। नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट विथ साउथ अमेरिका बाय इस्थेमस, बाय पनामा इस्थेमस। अब इस्थेमस क्या कहानी है, इससे जाना पड़ेगा। ठीक, इस्थेमस ये होता है कि जो दो बड़ा बॉडी, लैंड बॉडी, दो बहुत बड़ा लैंड बॉडी को एक छोटा लैंड बॉडी कनेक्ट करे। जैसे ये है तो बहुत बड़ा लैंड बॉडी, ये लैंड है 1, ये लैंड 2। अगर इसे कनेक्ट करें ये, तो इसे कहते हैं इस्थेमस। इसे बोलते हैं इस्थेमस। ठीक, और ये दो यहाँ वाटर बॉडी है, दो वाटर बॉडी को भी सेपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो पनामा है, मैप में देखना कहाँ है। मान लो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। दोनों को जो इस्थेमस है, पनामा इस्थेमस इसका नाम है। कभी कोई पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो पनामा इस्थेमस इसके सेपरेट करते हैं इसे। तो ये हो गया। एक और बात है नॉर्थ अमेरिका के बारे में,
जो नॉर्थ अमेरिका है कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। और 3 साइड वाटर बॉडी, 3 साइड वाटर बॉडी। बस इतना बात याद रखना है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब देखते हैं साउथ अमेरिका। इसमें भी ज़्यादा बात नहीं है, कम है। अफ्रीका में ज़्यादा है, इसीलिए उसे थोड़ा लास्ट में कवर करेंगे। साउथ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में एंडीज है। क्या है, एंडीज माउंटेन। कहाँ है एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका में। वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। हम देखेंगे माउंटेन रेंज क्या होता है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, जब माउंट जो भी पहाड़ है एक रेंज में खड़ा हो, एक लाइन में खड़ा हो, लंबा लाइन में, तो उसे माउंटेन रेंज बोलते हैं। ठीक, तो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो ये इसका बात हो गया। फिर रिवर, जहाँ माउंटेन होगा वहाँ रिवर होगा, दोनों फ्रेंड है। तो वर्ल्ड्स, उस रिवर का क्या नाम है, अमेजन। अमेजन सामान मंगवाने वाला साइट नहीं, अमेजन रिवर है। ये क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर, बेसिन भी बोल सकते हैं, या लार्जेस्ट रिवर है तो भी हो सकता है। तो ये 2 चीज़ याद रखना साउथ अमेरिका के बारे में, पहाड़ और पानी। ठीक, लार्जेस्ट है। अभी नेक्स्ट अफ्रीका कर लेते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा बात याद रखना है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 4 हो गया, 3 और बचे हुए, अफ्रीका 5वां। तो अफ्रीका ये है, इसमें देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड passes through almost middle of the continent। मतलब साउथ अफ्रीका के बीचों बीच से इक्वेटर पास करता है। ठीक, ये पहला बात। लार्जेस्ट, दूसरा बात है लार्जेस्ट पार्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, जब इस कॉन्टिनेंट को बराबर भाग में इक्वेटर बांटता है बीचों बीच से, तो कैसे बोल सकते हैं कि नॉर्थ में ज़्यादा लैंड मास है। क्यों, क्योंकि देखो ये मान लो अफ्रीका है, ठीक, अब ऐसे पार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो फैला हुआ पार्ट है दोनों बराबर हो। फैला हुआ जो पार्ट हो सकता है ये ज़्यादा होगा नॉर्थ में, इसलिए सेकेंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है लार्जेस्ट पार्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि इक्वेटर इसे 2 बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा इम्पोर्टेंट, इसमें ना जितना भी पॉइंट है ना कोई एग्जाम में कभी ना कभी जीवन में कभी जरूर पूछा जाएगा तुम लोगों से। तीसरा पॉइंट ये है, ओनली कॉन्टिनेंट from where equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn पास। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ
तीनों मेन लाइन इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, तो वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जिसमें तीनों लाइन पास करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, चीज का ध्यान रखना। अब देखो चौथा पॉइंट, सहारा डेजर्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, ये कहाँ है? अफ्रीका में। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। सारा ना लोकेट कर लेना इसमें मैप में, सामने में मैप जितना करोगे उतना बढ़िया। तो सहारा डेजर्ट कहाँ है? ये अफ्रीका में लोकेट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। मतलब 3-4 बात ये याद रखना है कि इक्वेटर पास थ्रू करता है बीचों बीच से, नॉर्थ में ज़्यादा है इसका लैंड मास। फिर तीनों लाइन इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों अफ्रीका को पास करता है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट भी यहीं पे है। फिर रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का, वो कौन सा है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, नाइल। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा, चौथा या पांचवा जो भी देख लेना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट अमेजन है ना, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। ये सब ना मैप पे करके रखना, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर का नाम क्या है? नाइल इन अफ्रीका। रिवर भी है और ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ऑल साइड वाटर बॉडी। कुछ ना कुछ ओशियन, सी, कुछ ना कुछ है, ठीक है, चारों तरफ। तो ये हो गया ओशियन या सी होगा चारों तरफ। ये हो गया अफ्रीका के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम ध्यान से देखना। लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं, पर देखो ध्यान से। अब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ खास नहीं है, ये आइसलैंड कॉन्टिनेंट है। आइसलैंड इसमें भी है बहुत कुछ, डेजर्ट भी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ पानी से घिरा है, बहुत कुछ है इसमें, पर आगे देखेंगे। इसमें अभी इतना कुछ जानने के लिए नहीं, तुम्हारे 6th क्लास में आगे देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड कॉन्टिनेंट, मतलब ये आइसलैंड है। आइसलैंड का मतलब क्या होता है? जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो, क्या हो? वाटर बॉडी। तो ये एकमात्र ऐसा कोई पूछ ले कि एकमात्र ऐसा कौन सा आइसलैंड है जिसके चारों तरफ क्या है? पानी है, मतलब आइसलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है? कभी कोई पूछ लेते हैं कि आइसलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है चारों में। अब क्या बच गया? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे नीचे में है, साउथ में है कॉन्टिनेंट। इसमें क्या है? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें पहला बात है साउथ पोल इन द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट। मतलब इस कॉन्टिनेंट के बीच में क्या है? साउथ पोल। साउथ पोल मतलब समझ रहे हो? बहुत ठंडा जगह, इसमें हर कुछ फ्री रहता है, कोई भी इंसान यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता है। जबकि कॉन्टिनेंट है, मतलब जगह है, लैंड है तो कॉन्टिनेंट है, पर इंसान नहीं रहता। फिर इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंटली
covered by ice sheets, ठीक। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक। ये चीज़ याद रख। फिर एक और बात है इसमें, क्योंकि यहाँ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, फिर भी इंसान रिसर्च करने तो हर जगह पहुँच ही जाता है, तो रिसर्च स्टेशन है। यहाँ क्या है, रिसर्च, सब अपना अपना कंट्री का अपना अपना रिसर्च स्टेशन है। जैसे कि इंडिया का कौन सा है, मैत्री एंड दक्षिणी गंगोत्री। हमारा रिसर्च स्टेशन कौन सा है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक। ये अंटार्कटिका के बारे में। कॉन्टिनेंट खत्म हो गया। अब देखेंगे हम हाइड्रोस्फीयर। अभी हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिए, अब हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे। घबराना नहीं, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, पर देखो ध्यान से, पार्ट वाइज देख लेना या स्पीड करके देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होगा, जहाँ पानी है। अभी हम लोग देख रहे थे जहाँ पृथ्वी पर लैंड है, अब जहाँ देखेंगे पानी है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो 71% ऑफ द अर्थ क्या है, कवर्ड है पानी से। कवर्ड बाय वाटर, ठीक। इसमें क्या क्या आ जाता है, ओशन, लेक, रिवर्स, ग्लेशियर्स और जो भी वाटर बॉडी होगा, अंडरग्राउंड वाटर बॉडी, अंडरग्राउंड वाटर बॉडी, आइस शीट में जो वाटर होता है वो सब आ जाएगा इसमें, ठीक। जैसे सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है, ओशन में, उसके बाद आइस शीट, उसके बाद क्या है, फ्रेश वाटर, मतलब 97% ओशन में जो हमारे लायक नहीं है, और लगभग 2.73% 97 लगभग मतलब 2.5%, ऐसे मान लो 2.5% आइस शीट है जो जमा हुआ है। हमारे पास कितना बचा, मतलब 0.5 से भी कम, तो बाकी का जो बचा वो फ्रेश वाटर है, ऐसा बोल सकते हो। 0.3% फ्रेश वाटर, ठीक। अब ओशन मूवमेंट ऑफ, दुनिया में हर चीज़ मूव करते रहता है, तो पानी भी मूव करेगा, वो क्यों पीछे रहे। तो ये 3 तरीके से मूव करता है। एक होता है, हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिटेल में देखेंगे क्या होता है ये सब। वेव, टाइड्स और ओशियन करंट, ओशियन करंट, ठीक है। वेव, टाइड्स एंड ओशियन करंट बता ही देते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो, जब इसमें पानी उठते रहता है, मान लो ये जो प्लेट है ना, इसका सरफेस अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया, पानी बहुत उछल स्पीड से उछला, इसे बोलेंगे वेव। टाइड होता है,
मान लो ये अर्थ है, ये मून है, मून पानी को खींचते रहता है इधर, तो दिन में 2 बार, एक बार हाई टाइड आता है, एक बार लो टाइड। जिधर पानी खींचेगा उधर हाई टाइड, और जिधर पानी से इधर आएगा उधर लो टाइड। दिन में 2 बार ऐसा होता है। ओशियन करंट क्या होता है, मान लो पानी, ये समुद्र है, कहीं पे ज़्यादा पानी हो गया, कहीं कम हो गया, मतलब इवापोरेशन से, तो पानी का लेवल को बराबर करने के लिए पानी के अंदर एक मूवमेंट होते रहता है, जिसे ओशियन करंट कहते हैं। खैर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट में, अभी थोड़ा थोड़ा देख लो, धीरे धीरे वीडियो आ जाएगा क्लास 7 का भी। आज कोशिश करती हूँ 6 का डाल दो सारा, 3-4 दिन में सारा हो जाएगा ख़त्म, 11-12 तक, मतलब विद इन अ वीक। तो उसमें देख सकते हो आराम से, बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी पूरा, मतलब कोई भी कंपटीशन में बैठ सकते हो पूरा पढ़ के। तो वेव टाइड ये मूवमेंट ऑफ ओशन हो गया। उसके बाद जो ओशन, 5 ओशन है, देखिए पैसिफिक, थोड़ा ऊपर करके लिख देते, एकदम शुरू से देखोगे लास्ट तक ना, मतलब लो से हाई तक जाओगे तो कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, धीरे 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 समझ में आएगा, उलझन भी नहीं बनेगा, आराम से होते जाएगा। चाहे कोई भी हो, क्लास हो, कंपटीशन एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, जल्दीबाजी में कोई बात नहीं है, आराम आराम से सब समझो, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो देखो ओशियन कितना है टोटल पृथ्वी के ऊपर, वैसे बहुत है, 5 दिखते हैं, 5, ठीक है। पैसिफिक ओशन, ओ से डिनोट करते हैं ओशन अभी, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद हो जाएगा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। उसके बाद इंडियन ओशन, एकमात्र ओशन है जिसका नाम इंडिया पे है, वो है इंडियन ओशन, मतलब हमारा, हम लोग मतलब इसलिए खुश होना चाहिए। फिर है सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, और उसके बाद है सबसे छोटा आर्कटिक ओशन। अभी डिटेल पढ़ेंगे इन सब चीज़ के बारे में। सबसे बड़ा पैसिफिक, फिर अटलांटिक, ये सब मैप पे ड्रॉ कर लेना। इंडियन, सदर्न ओशन मतलब साउथ में, आर्कटिक ओशन मतलब नॉर्थ में, ठीक है। ये अब हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़े ना मेन बात, उसी तरह ओशन के बारे में पढ़ेंगे। पैसिफिक के बारे में ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ भी एनसीईआरटी से अलग नहीं है, ठीक है। पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे बड़ा ओशन है, 1/3 ऑफ द अर्थ, ये पहला बात। दूसरी बात ये है मरियाना ट्रायंगल, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है ना अर्थ में, वो इसी में है, मरियाना ट्रेंच, जिसका डीप कितना है, 11,022 मीटर, ये यहीं पे अवेलेबल है पैसिफिक ओशन में। शेप क्या है, सर्कुलर शेप है, पैसिफिक ओशन का शेप क्या है, सर्कुलर। और चौथा है, इसके चारों तरफ कौन कौन से कंट्री है, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऐसे देख सकते हो। मान लो ये एशिया, यहाँ से मान लो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, नहीं दिख रहा होगा, ऐसे याद रखो। मान लो इधर इधर पूरा एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, किसके सराउंड में है, ओके। ये पैसिफिक ओशन के बारे में था। अब अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका शेप कैसे है, एस शेप, मतलब ऐसे ऐसे
कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट यहाँ ऐसे है, ठीक। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तुम पूरा लिखना, ये इसके वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड, ठीक। यूरोप एशिया इन द ईस्टर्न साइड, यूरोप एंड एशिया ईस्टर्न साइड, ठीक। और दूसरा बात है, इसका ना शेप इरेगुलर है, मतलब ऐसे ऐसे है, मतलब कॉन्टिनेंट थोड़ा उभरा है, गया है, और ये है। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये नेचुरल पोर्ट बन गया है, मतलब कोई भी शिप आके रह सकता है या बैठ, इसको ठीक ठाक जो कुछ गड़बड़ है वो ठीक ठाक हो सकता है, तो नेचुरल पोर्ट बन चुका है। क्योंकि ये इरेगुलर शेप के कारण, मतलब कॉमर्शियल ट्रेड यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शिप के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। तो क्या है, इंडेंटेड यानी कि इरेगुलर, इंडेंटेड को इरेगुलर, तुम्हारे जो इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंडेंटेड मतलब इरेगुलर, कुछ कुछ टर्म को याद रखते हैं। आइडियल कंडीशन फॉर नेचुरल हार्बर्स, मतलब पोर्ट, फॉर नेचुरल पोर्ट्स। हार्बर भी पोर्ट्स जैसा ही होता है, जहाँ पर कुछ ठीक ठाक करने के लिए करते हैं। हार्बर्स दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में। तो ये है कुछ पॉइंट्स। बिजिएस्ट पॉइंट है, बिजिएस्ट ओशियन फॉर द पॉइंट ऑफ क्या, ट्रेड एंड कॉमर्स। क्योंकि इसका उबड़ खाबड़ पोर्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो यहाँ ट्रेड के लिए बहुत ही बिजिएस्ट ओशियन है, हमेशा ट्रेड के उधर से उधर सामान जाते रहता है। तो ये हो गया अटलांटिक के बारे में, बस इतना ही है। इंडियन ओशन के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा ओशन है। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का शेप क्या है, ट्रायंगुलर। शेप कैसा है इसका, ट्रायंगुलर। ऐसे ट्रायंगल टाइप का है, ठीक। वर्ल्डी ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री, मतलब एकमात्र ओशन ऐसा है जिसका नाम कंट्री के ऊपर रखा गया, और कोई भी ओशन ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में। इंडियन हो गया। अब आर्कटिक ओशन के बारे में जानते हैं। विदिन आर्कटिक सर्कल, ये एक ऐसा ओशन है जो आर्कटिक सर्कल के अंदर है, जो अर्थ, ये था ना अर्थ, या इक्वेटर 66 पे था, 66 यहाँ नॉर्थ पोल, 66 पे क्या था, आर्कटिक सर्कल। इसके अंदर क्या है, ये ओशियन है, यानी कि वो पूरा फ्रीज्ड होगा। क्या होगा, एकदम से फ्रीज्ड होगा, सर्कल के अंदर में है, ठीक। सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मतलब समझ रहे हो, फ्रीज है, एकदम से फ्रीज है। नॉर्थ पोल और नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, कुछ कुछ ये सभी इसे टच करता है, इस ओशियन को।
फिर एक और चीज़ है, एक ये चीज़, जो ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को जो सेपरेट करता है, एक स्ट्रेट के द्वारा करते हैं, इसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो ये आर्कटिक ओशियन में है, या फिर नॉर्थ एशिया और यूरेशिया को अलग करने वाला स्टेट का क्या नाम है, तो ये बेरिंग स्टेट है, क्योंकि ये नॉर्थ आर्कटिक का बात है, तो दो ही ऐसा जगह है जो इसके सराउंड में है, यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका। तो इसको दोनों को कनेक्ट करता है कौन, एक स्टेट। स्टेट मतलब होता है दो वाटर बॉडी को एक स्मॉल वाटर बॉडी कनेक्ट करे, तो उसे बोलते हैं स्टेट। ये मान लो आर्कटिक ओशन है, ये मान लो पैसिफिक ओशन है, ये दोनों को कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट। ये भी क्या है, वाटर बॉडी, ठीक। इधर यूरेशिया है, इधर मान लो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, और इधर यूरेशिया है। हो गया, यही था आर्कटिक सर्कल में। कुछ इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब ज़्यादा नहीं है यार, थोड़ा सा ही है, बस एटमॉस्फेयर देखेंगे। एक और रह गया ना, सदर्न ओशन रह गया, तो उसमें देखते हैं। इसमें बस इतना याद रखना कि ये बहुत ठंडा है, जो साउथ पोल है उसके चारों तरफ है, इसके चारों तरफ है सदर्न ओशन। मतलब ये 60 डिग्री से शुरू होता है, साउथ 60 डिग्री से साउथ से लेकर के पूरा साउथ पोल तक ये चारों तरफ है, इसके बीच के साउथ पोल के बीच में ये सदर्न ओशन है, ठीक है। 60 डिग्री साउथ से शुरू होकर के पूरा गिरा हुआ है, बस इतना याद रखना। उससे पहले इंडियन ओशन है, ये हो गया। अब एटमॉस्फेयर देखेंगे क्या होता है। एटमॉस्फेयर डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट में क्लास में, और अभी देखेंगे, फिर भी देखेंगे क्या होता है इंट्रोडक्शन। एटमॉस्फेयर का क्या काम है हमारे जीवन में, सांस लेते हैं और हार्मफुल रे से हमें बचाता है। क्या करते हैं, ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। यानी कि हम सांस लेते हैं और जो रेज हम लोग के, जितना सही रेज आना चाहिए जो हम लोग के लिए सही है, वो हमारे तक पहुंचता है, बाकी सब एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और पास कर देता है। तो ये दो काम है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। ये इसका हाइट कहाँ तक गया है एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, ये सबको पता होता है। ये मान लो अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, इसके चारों तरफ क्या है, एयर है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ये क्या है, एटमॉस्फेयर। ये एयर कितना किलोमीटर तक है, तो ये किलोमीटर तक है, 1500 लगभग याद रखना, मतलब 1600 किलोमीटर, ये यूनिट ध्यान रखना। यहाँ तक क्या है, एटमॉस्फेयर है पृथ्वी से, ये मान लो एक मानते हैं, तो यहाँ से लेकर के 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस। और क्या देखेंगे एटमॉस्फेयर में,
5 लेयर होते हैं। फाइव लेयर किस बेसिस पर इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं 5 लेयर को? कंपोजिशन, मतलब एयर का कंपोजिशन कौन कौन सा है, टेम्परेचर एंड अदर थिंग्स, अदर प्रॉपर्टीज। क्या क्या है इसमें? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये टोटल 99% एयर है। एयर में 99% क्या होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन कितना होता है? 21% और ये कितना होता है? 78। ठीक, बाकी का 1% में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर। ये बाकी का 1%। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्कटिक, ये आर्गन और अदर 1%। मतलब बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर भी हम लोग परेशान रहते हैं। मतलब जितना होना चाहिए उतना हो, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तभी ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि ये ऐसा गैस है जो हीट को ऑब्जर्व करता है और पृथ्वी को हीट रखता है। तो ये होना ज़रूरी है, तभी नहीं तो हम लोग पूरा फ्रीज रहेंगे, कभी गर्माहट नहीं हो पाएगा। पर ज़्यादा होना फिर बेकार हो जाता है सब चीज़, सबके लिए। ओशन का लेवल बढ़ जाएगा, बर्फ पिघलने लगेगा, बाढ़ आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जीना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लिख लो अगर मन करे तो। CO2 क्या करता है? हीट। ये तुम्हारे NCERT में लिखा हुआ है, हीट अब्जॉर्ब रेडिएट बाय अर्थ कीपिंग प्लैनेट वार्म। और किसके लिए फायदेमंद होता है? प्रॉफिटेबल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ही अपना खाना बनाता है, सन रेज, क्लोरोफिल, ये सब। तो एक तो ये अर्थ को वार्म रखता है। जो अर्थ से, मान लो ये पृथ्वी है, ये अपना एक टेरेस्ट्रियल हीट छोड़ बाहर जाता है। तो जो अर्थ का जो हीट है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे पृथ्वी पर सनलाइट आया, वो पृथ्वी गर्म होकर के फिर वो ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर पर, जिसे कौन ऑब्जर्व कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड कर लेता है। इससे पृथ्वी हमेशा मतलब गर्म रहता है, नहीं तो हम लोग फ्रिज होते हैं। तो ये चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड का काम। इस प्रकार ज़्यादा जब हम आजकल मतलब इंडस्ट्री, कोयला, ऑयल, ये सबसे ना बहुत ज़्यादा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बर्फ पिघलने लगता है, ये सब। डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज विथ, ये इंक्रीज का साइन है, बढ़ने का, इंक्रीज विथ हाइट। मतलब डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी मतलब बहुत बड़ा हुआ, मतलब ज़्यादा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो हल्का, एयर हल्का हो जाएगा। जितना ज़्यादा सामान उसमें था ना, वो हल्का होते जाएगा एयर। ठीक, तो होता है डेंसिटी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो डेंसिटी होते जाएगा कम। ठीक है, और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे एयर, मान लो हम लोग को ज़्यादा गर्मी क्यों लगता है? क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा वेपर होता है, इसमें बहुत होता है, तो हमें गर्माहट रखता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एयर कम होते जाएगा, एयर कम मतलब एयर कम भारी होते जाएगा, तो हमें गर्मी भी कम लगेगी ऊपर जाते जाते। तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। टेम्परेचर है, हाइट में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाइट जैसे जाएंगे, डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज विथ हाइट। देखो फिर से देखो, डेंसिटी डिक्रीज विथ हाइट इंक्रीज। जैसे जैसे हाइट जाएगा उसी तरह टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट इंक्रीज।
ये याद रखना। फिर देखो टेम्परेचर का बात हो गया, प्रेशर। प्रेशर भी वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस अलग अलग वेरी करेगा एयर प्रेशर। कैसे? जैसे ये मान लो और ये मान लो पहाड़, तो यहाँ पे ज़्यादा एयर प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होगा यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला प्रेशर ज़्यादा ऐड हो रहा है ना। यहाँ का यहाँ तक देखो, ये तो यहाँ तक का ही प्रेशर आ रहा है, यहाँ ये भी ऐड हो गया, ये प्रेशर कम होगा। ठीक, तो जैसे जैसे जगह पे डिपेंड करता है। पहाड़ पे प्रेशर एयर प्रेशर कम होता है, लैंड पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर प्लेस टू प्लेस वेरीज करता है। ठीक, जैसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, ये हो जाएगा हाई प्रेशर। ठीक, फिर एयर मूव कहाँ से होता है, एयर मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर हमेशा मूव करता है हाई से लो, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा वो लो को मेंटेन करेगा, तो भी हवा बहता है। फिर क्या बोलते हैं, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। जो हमारे चारों तरफ एयर है वो डिपेंड करता है कौन सा प्लेस पर, कहीं हाई प्रेशर होगा कहीं लो प्रेशर होगा। तो जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ ज़्यादा एयर है, वो एयर बह करके लो प्रेशर को मेंटेन। दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे को बैलेंस करना चाहता है, तो जो हाई प्रेशर है वो बैलेंस करने के लिए लो प्रेशर के पास जाएगा, यानी कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। पर ये जाने की जो प्रक्रिया है वो विंड कहते हैं, मतलब एयर मूव कर रहा है ना, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो ये था। जो 5 लेयर है एटमॉस्फेयर का, अगर उसका फोटो बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये मान लो ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपो, इसके बारे में डिटेल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये हो जाएगा मीजोस्फेयर। ये बस ध्यान रखो, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है मान लो। ठीक, तो यहाँ से कुछ किलोमीटर तक बताएंगे आगे कितना किलोमीटर है, यहाँ तक ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, ये हो जाएगा एक्सोस्फेयर। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 7 में, कितना किलोमीटर तक है, क्या होता है नहीं होता है। देखिए 5 लेयर है एटमॉस्फेयर का। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। बस एक और टॉपिक रह गया, बायोस्फीयर। All organisms of air, water and land meets in favorable condition. मतलब जहाँ लैंड भी हो, पानी भी हो, एयर भी हो, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको तीनों को जरूरत हो, उस एरिया को बायोस्फीयर बोलते हैं। जैसे हम हो गए, प्लांट्स हो गए, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो उस उतने जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। जहाँ लैंड भी हो, पानी भी हो और एयर भी हो, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सर्वाइव कर ले, उसे बायोस्फीयर कहते हैं, कॉल्ड बायोस्फीयर। प्लांट्स और बायोस्फीयर का 2 पार्ट होता है।
प्लांट्स और एनिमल किंगडम। एनिमल, क्योंकि यहाँ प्लांट्स को भी सब कुछ चाहिए, लैंड भी चाहिए, एयर भी चाहिए, पानी भी चाहिए। एनिमल्स को भी क्या चाहिए, लैंड, पानी, एयर, तो सब साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये होते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। जहाँ तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर एक साथ रहे और वैसा ऑर्गेनिज्म रहे जिससे तीनों चाहिए, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में दो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल किंगडम। हो गया, ये खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये सब चीज़ का जरूरत क्यों होता है, ये सब बुक में दिया हुआ है, सबको पता है। फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, हमें क्लीन एयर मिलता है, ये सब फॉरेस्ट का काम है। पानी का सही यूज करना चाहिए, ये सब तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। हम लोग वेस्ट मटेरियल को, अब देखो, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये सब बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ये सब हम अभी डिस्कस किए, पर ये सब ज़रूरी है, पर इसे अब हम लोग बहुत बेकार कर रहे हैं। जैसे कि पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने से क्या होता है, हमें सांस, मिट्टी को बांध के रखता है ये पेड़ पौधा, तो हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। पानी में वेस्टेज, पानी ना, इसमें ये प्रॉपर्टी होता है, खुद से वो प्यूरीफाई कर लेगा, पर कुछ ज़्यादा ही डालेंगे तो प्यूरीफाई नहीं कर पाएगा, तो फिर हमें नुकसान हो सकता है, जानवरों को नुकसान हो सकता है, प्लांट को नुकसान हो सकता है। पानी में प्रॉब्लम है, एयर में प्रॉब्लम होता है, जब बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल चलाते हैं एयर व्हीकल से, फिर कोल का यूज़ करते हैं, तो उससे एयर पॉल्यूट हो रहा है। तो ये सब बहुत ज़रूरी होने के, हम लोग सब जानते हैं कि ये सब बहुत ज़रूरी है, फिर भी इसे पॉल्यूट करते हैं, तो ये सब गलत है। इसके लिए कोई सही पॉलिसी बनाना चाहिए। तो जितना नीड हो उतने में खुश रहो, ज़बरदस्ती रीड नहीं करना चाहिए। फिर है, जो सबसे पहले माउंट पे गए थे वो कौन गए थे, अब इसका नाम बताना। तो जो इंडिया से सबसे पहले और गई थी वो तो बछेंद्री पाल, सबको पता है। फिर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे और कब गए थे, ये आप बताना। ठीक, तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर 6 करेंगे बाद में। थैंक यू।